उधर रूम में रश्मि वॉशरूम से नहाकर बाहर आती है। उसने बादामी कलर की साड़ी, स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज और बाल खुले हुए जो उसके पूरी पीठ पर बिखरे हुए थे। मांग में चमकता सिंदूर और चेहरे पर हल्का मेकअप, जिसमें रश्मि काफी खूबसूरत लग रही थी। कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्राक्ष के कदम दरवाजे पर ही ठिठक जाता है। उसकी नजरें रश्मि के ऊपर ही टिक गई थी, जो कि रश्मि भी आईने से ही देख ली थी। रश्मि पलटती है और फिर नजरें रुद्राक्ष की तरफ उठाते हुए, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। रश्मि अपनी नजरें हटाते हुए जल्दी से बोलती है, हम। रुद्राक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बस इतना ही बोलता है, वो हम कह रहे थे कि। रुद्राक्ष के कदम बढ़ते बढ़ते रश्मि के एकदम करीब पहुंच चुके थे, जिससे रश्मि के आगे के शब्द उसके गले में ही अटकने लगे थे। वो हम कह रहे थे कि, हम। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कहते हुए रुद्राक्ष रश्मि की कमर में हाथ डाल अपने करीब कर लेता है और फिर उसके चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को कान के पीछे टिकाते हुए धीरे से, बोलो क्या कहना है। रुद्राक्ष की करीबी से रश्मि कसमसा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, वो हम कह रहे थे कि तभी मामी 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 करता हुआ ऋषि भागता हुआ कमरे के अंदर आ जाता है और रश्मि के पैरों से आकर लिपट जाता है। ऋषि की आवाज से रुद्राक्ष भी रश्मि को जल्दी से छोड़ देता है और झेपते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मामी, मुझे ना आपके हाथों का हॉट चॉकलेट और बर्गर चाहिए, हम तो हमारे ऋषि को हॉट चॉकलेट और बर्गर चाहिए। कहते हुए रश्मि ऋषि को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार से पुचकारने लगती है। दूसरी तरफ कामिनी की नींद खुलती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। कल रात कामिनी ने गुस्से में काफी पी ली थी, जिसके कारण आज उसका सिर काफी दुखी रहा था। आह मेरा सर, कहते हुए कामिनी अपना सिर पकड़ लेती है। तभी उसके सामने कॉफी का मग आता है। कामिनी सिर उठाकर देखती है तो रितेश था, जो उसके लिए कॉफी लेकर आया था। ले लो कामिनी, तुम्हारे सिर दर्द को आराम मिलेगा। रितेश कामिनी को वो कॉफी का मग पकड़ा देता है और खुद भी उसके बगल में कॉफी लेकर बैठ जाता है। वो एक सिप पीता ही है कि तभी, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो रितेश? कामिनी कॉफी के मग पर ही अपनी नजरें टिकाए हुए ही पूछती है, जिससे कॉफी का दूसरा सिप लेता हुआ रितेश के हाथ अपनी जगह रुक जाता है। वो पलटकर कामिनी की ओर देखता है, मगर कामिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बोलो रितेश, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? कहते हुए कामिनी की नजरें रितेश के चेहरे पर जाती है। तभी रितेश भी एकदम से, नहीं। क्यों? क्योंकि हम नाराज भी उससे ही होते हैं जिससे हम कुछ उम्मीद करते हैं, और मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो तुम पर गुस्सा किस बात पर करूं? रितेश बोलता है। तो कामिनी एकटक रितेश की तरफ देखने लगती है। कॉफी पी लो कामिनी, कहकर रितेश कमरे से बाहर चला जाता है। कामिनी बस रितेश को जाते हुए देखती रह जाती है। उसके कानों में रितेश के शब्द अब भी शोर कर रहे थे, हम नाराज भी उससे ही होते हैं जिससे हम कुछ उम्मीद करते हैं, और मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो तुम पर गुस्सा किस बात पर करूं? कामिनी की आंखें नम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नंदनी किचन में थी। जब रितेश किचन में कप रखने आया था, फिर जाते जाते बोला, तुम ठीक हो नंदनी? रितेश नंदनी के नजदीक आते हुए पूछता है। रितेश की आवाज सुन नंदनी के काम करते हाथ अपनी जगह ठहर जाते हैं। नंदनी की आंखों में नमी अपनी जगह बना लेती है, जिसे वो बड़ी आसानी से साफ करते हुए, हम ठीक हैं, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहकर नंदनी किचन से बाहर निकल जाती है। किचन के बाहर ही वो अमरुज से टकरा जाती है, लेकिन अमरुज उसे संभाल लेता है। आराम से नंदनी। अमरुज की आवाज पर नंदनी अपना सिर उठाकर अमरुज की तरफ देखती है, फिर पलटकर रितेश की तरफ देखती है, लेकिन फिर वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। रितेश और अमरुज दोनों ही उससे जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर दोनों ही अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अंदर कमरे में नंदनी बेड पर बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। नंदनी के दिमाग में अभी भी अमरुज की बातें ही गूंज रही थी। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो नंदनी? भूल जाओ रितेश को और आगे बढ़ो। रितेश भी आगे बढ़ चुका है, तो तुम क्यों नहीं? क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारे लिए। हाँ नंदनी, मैं तुमसे प्यार। नंदनी अपने कानों पर हाथ रख देती है और रोने लगती है। नहीं, हम ये एहसास फिर से नहीं जिएंगे, हम इस एहसास को फिर से अपनी भावनाओं के साथ खेलने नहीं देंगे, नहीं खेलने देंगे, कहकर नंदनी अपने आंसू साफ करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। रात का वक्त, नंदनी अपने कमरे में बिस्तर से सटी ही बैठी थी और अमरुज के बारे में ही सोच रही थी। क्यों आए हैं आप अमरुज, क्यों?
आपका हमारे बारे में सोचना गलत है, बहुत गलत। सोचते हुए नंदनी की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क जाती है कि तभी नंदनी की माँ सुगंधा जी वहां आ जाती है। सुगंधा जी अंदर आते हुए, नंदनी। सुगंधा जी की आवाज़ सुन नंदनी तुरंत अपनी आंखें साफ कर लेती है। फिर मुस्कुराकर, हाँ माँ, आपको कुछ काम था। नंदनी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ते हुए बोलती है। फिर सुगंधा जी उसकी बांह को पकड़कर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, आ बैठ यहाँ। सुगंधा जी बोली तो नंदनी चुपचाप आकर वहां बैठ गई। सुगंधा जी माफी मांगते हुए, नंदनी बेटा, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दो नंदनी, क्योंकि हम एक माँ होकर भी तेरा दुख समझ नहीं पाए। कभी ये नहीं जान पाए कि तू अब भी अंदर से कितनी दुखी है। फिर नंदनी सुगंधा जी से, माँ आप ये सब क्यों कह रही हैं? प्लीज आप माफी मत मांगिए। और जो हमारे साथ हुआ है या जो भी हो रहा है, वो सब हमारी किस्मत है। इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि रितेश जी से प्यार तो हमने किया था ना, तो अपनी किस्मत की दोषी भी तो हम ही हुए ना। कहते हुए नंदनी की आंखें भर आती है। सुगंधा जी की भी आंखें नम हो जाती है। सुगंधा जी नंदनी से आगे कुछ बोलती कि तभी ऋषि दौड़कर अंदर आते हुए, मम्मा, मम्मा। ऋषि की आवाज़ सुन नंदनी और सुगंधा जी दोनों जल्दी से अपनी आंखें साफ करती है और फिर मुस्कुराते हुए, हाँ ऋषि, क्या हुआ? होमवर्क हो गया तुम्हारा? नंदनी ने पूछा तो ऋषि झट से नंदनी की गोद में चढ़ते हुए, मम्मा आप जानती हो, मामी ने आज हमारे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क शेक बनाया। और जानती हो मम्मा, मैंने उसे पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोलता है। ऋषि की बात सुनकर नंदनी और सुगंधा जी मुस्कुरा देती है। फिर नंदनी उसकी हल्के से नाक खींचते हुए, हम शैतान, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। दूध पीने में आप कितने महान हैं। ऋषि अपनी मासूमियत बिखेरते हुए, नहीं नहीं मम्मा सच्ची। जिसे सुन नंदनी उसे गुदगुदी लगाने लगती है और ऋषि खिलखिलाकर हंस देता है। ऋषि हंसते हुए, मम्मा नहीं, प्लीज मम्मा मत करो। ऋषि हंसते हुए चिल्ला रहा था कि तभी रश्मि नंदनी के कमरे के अंदर आते हुए, अरे वाह, बड़ी हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही है। क्यों शैतान, क्या चल रहा है? रश्मि ऋषि की नाक हल्के से खींचते हुए बोलती है। ऋषि रश्मि से शिकायत करते हुए, देखिए ना मामी, मम्मा मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही है कि मैंने मिल्क शेक पूरा खत्म किया है। ऋषि की मासूमियत पर सभी खिलखिला देते हैं कि तभी सुगंधा जी मुस्कुराते हुए, पर हमें तो अपने ऋषि पर पूरा भरोसा है। कहते हुए सुगंधा जी ऋषि के गाल पर किस कर लेती है। फिर रश्मि सुगंधा जी से, अच्छा माँ, हम आपसे कुछ पूछने आए थे। रश्मि बोलती है तो सुगंधा जी का ध्यान ऋषि से हटकर रश्मि के ऊपर जाता है। सुगंधा जी, हाँ बोलो बेटा। रश्मि, माँ हम मंदिर जाना चाहते हैं, तो क्या हम नंदनी के साथ चले जाएं? इतना कहकर रश्मि चुप हो जाती है, जिसे सुन सुगंधा जी मुस्कुरा देती है। फिर हाँ में सिर हिलाते हुए, जरूर बेटा, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप और नंदनी अमरुज के साथ चले जाए। अमरुज का नाम सुन नंदनी कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन रश्मि हाँ में सिर हिलाते हुए, ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। फिर नंदनी की तरफ देखकर, नंदनी आप तैयार हो जाए, और हाँ, इन नन्हे शैतान को भी जल्दी से तैयार कर दीजिए। उधर दूसरी तरफ अंगद एक कमरे में सो रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो अपने आप को चादर से लपेट रखी थी। कुछ दिनों से अंगद यहीं पर था, जिसका पता अभी घर में किसी को भी नहीं था, केवल शलाका जी को छोड़कर। तभी अंगद का फोन बजता है, जिससे फोन की रिंगटोन से दोनों की नींद में खलल पड़ती है। अंगद नींद में ही चिड़चिड़ाते हुए फोन उठाकर अपने कान से लगाते हुए, कौन है बे? तभी फोन के दूसरी ओर से, अंगद, ये क्या बेहूदगी है और ये किस तरीके से बात कर रहे हो? भूलो मत तुम युवराज हो और युवराज का इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता। बलवंत जी फोन पर गुस्से से बोले। बलवंत जी की आवाज़ सुन अंगद की नींद पूरी तरह से हवा हो गई थी। वो एक झटके से बिस्तर से उठते हुए, डैड आप। अंगद आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि बलवंत जी उसके आगे की बात को बीच में काटते हुए बोले, युवराज अंगद, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम इस वक्त जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, वो सब छोड़ो और जल्दी से जल्दी महल पहुंचो, वरना रुद्राक्ष तुमसे हमेशा की तरह आगे निकलता जाएगा और तुम बस अयाशियां करते रहना। इतना कहकर बलवंत जी फोन काट देते हैं, जिसे सुन शलाका जी बिस्तर से उठते हुए, आप क्यों अंगद के पीछे पड़े रहते हैं? हमेशा उस पर नाराज होते रहते हैं। मत भूलिए कि अंगद हमारा ही बेटा है। तभी बलवंत जी भी, उसी बात का तो रोना है कि अंगद हमारा बेटा है। अगर रुद्राक्ष हमारा बेटा होता तो आज अधिराज भाई साहब की जगह हमारा नाम होता।
हमारे नाम की पूछ होती। मगर अंगद, ये तो बस नाम भर का ही युवराज रह गया है, वरना इसकी औकात तो महल के नौकरों से भी ज्यादा गई गुजरी है। शलाका जी गुस्से से, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने ही बेटे को। अधिराज जी भी गुस्से से, हाँ तो सही ही कह रहे हैं। उसकी जो हरकतें हैं ना, उससे बहुत जल्द हम इस महल में रहने के लायक भी नहीं बचेंगे। इतना कहकर बलवंत जी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल का वो बड़ा सा गलियारा था, जहां मरीज और उनके परिवारजन आसपास जगह जगह बैठे हुए थे। वहीं एक केबिन के अंदर डॉक्टर, देखिए गजराज जी, आपके बेटे विक्रम मित्तल की कंडीशन अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। उनकी हालत में अभी कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। उस डॉक्टर के सामने बैठे गजराज मित्तल और अजीत दोनों ही उदास हो जाते हैं। अजीत उनसे पूछते हुए, अरे कुछ तो कीजिए डॉक्टर, मेरा दोस्त कब तक ऐसे रहेगा? वो कब तक होश में आएगा? प्लीज डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मगर मेरे दोस्त को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। वो डॉक्टर उन दोनों की बात सुनकर उनसे सिंपैथी जताते हुए, देखो अजीत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, मगर मैंने एक बार पहले भी बताया है और एक बार फिर बताता हूँ, आप विक्रम जी से बातें कीजिए, उन्हें पुरानी बातें याद दिलाए। आप उनसे जितनी ज्यादा बातें करेंगे, उनकी हालत में सुधार उतनी ही तेजी से होगा। वो डॉक्टर बोलता है। फिर कुछ सोचते हुए अजीत और गजराज मित्तल अपनी जगह से उठ जाते हैं। फिर विक्रम को व्हील चेयर पर लेकर हॉस्पिटल से वे दोनों बाहर निकल जाते हैं। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगले पार्ट में होने जा रहा है रश्मि और विक्रम का आमना सामना। आने वाले पार्ट एक नई जंग लेकर आएगा, तो मेरे साथ बने रहिए अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्द ही। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।